सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेसिस्टेंस। सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेसिस्टेंस प्लांट के अंदर का खुद का उसका एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म है, नेचुरल इम्यून सिस्टम है प्लांट का। इसमें होता क्या है कि जैसे कि आप लोग को बताना चाहते हैं कि जैसे कोई भी प्लांट है, कोई भी क्रॉप लगा हुआ है, तो उस प्लांट को बहुत सारे पैथोजन का खतरा बना रहता है हमेशा। जैसे कि फंगस का अटैक होता है प्लांट के ऊपर में, बैक्टीरिया का अटैक हो सकता है, वायरस का अटैक हो सकता है। तो प्लांट इन सारे चीज़ों को, सारे पैथोजन से बचने के लिए एक तरह का एक डिफेंस मैकेनिज़्म इनिशिएट करता है अपने अंदर। उसी डिफेंस मैकेनिज़्म को बोलते हैं सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेसिस्टेंस। ये खुद का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म है किसी भी प्लांट का। सब तरह के प्लांट में ये डिफेंस मैकेनिज़्म होता है जिसको कि सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेसिस्टेंस बोलते हैं। और ये जो इसके बारे में सबसे पहला जो ये टर्म जो डिस्कवर किया गया था सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेसिस्टेंस, जिसको SAR भी बोलते हैं, SAR, वो किया गया था ए फ्रैंक रॉस के द्वारा। ए फ्रैंक रॉस के द्वारा 1961 में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेसिस्टेंस को, जब उस समय वो काम कर रहे थे टोबैको प्लांट पे। टोबैको प्लांट पे आपको पता होगा कि टोबैको प्लांट पे एक वायरस लगता है जिसको बोलते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। उसी के दौरान इसका डिस्कवर हुआ ये सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेसिस्टेंस। तो ये कैसे काम करता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि ये जो सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेसिस्टेंस होता है ये एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म होता है, एक तरह का एक इम्यून सिस्टम होता है। जैसे कैसे किसी ह्यूमन के अंदर में अपना अपना सबका इम्यून सिस्टम अलग अलग होता है, उसी तरह से प्लांट का इम्यून सिस्टम है। तो ये इम्यून सिस्टम करता क्या है, ये इम्यून सिस्टम प्लांट को किसी तरह का डिजीज़ नहीं होने देता है, रेसिस्टेंस प्रोवाइड कराता है प्लांट को। किसी भी तरह का इंसेक्ट का प्रॉब्लम खतरा नहीं रहेगा उस पर, किसी भी तरह का पैथोजन, जैसे कि पैथोजन में बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, वायरस हो सकता है, तो इसका खतरा नहीं होता है। तो सबसे पहले होता क्या है कि इसका जो मैकेनिज़्म अगर देखा जाए तो मैकेनिज़्म सबसे पहले लोकल इन्फेक्शन है, फिर सिग्नल जनरेशन है, फिर सिस्टेमिक ट्रांसपोर्ट है, फिर एक्टिवेशन ऑफ PR प्रोटीन है। तो ये कैसे कैसे क्या काम होता है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए कि यहाँ पे एक प्लांट है, ठीक है। क्यों ये प्लांट इसलिए है क्योंकि ये प्लांट के अंदर का एक डिफेंस मैकेनिज़्म है, ठीक है। तो ये प्लांट है और ये प्लांट पे सबसे पहले क्या होगा, इस प्लांट पे क्या होगा, सबसे पहले पैथोजन का अटैक हुआ। फील्ड कंडीशन में प्लांट होगा तो पैथोजन का अटैक होगा वहाँ पे। तो पैथोजन का अटैक हुआ, पैथोजन में क्या हो सकता है, पैथोजन में आपका बैक्टीरिया हो सकता है, पैथोजन में बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, और क्या हो सकता है, और वायरस हो सकता है। ये सारा चीज़ क्या हो सकता है, ये सब पैथोजन है। तो इसका अटैक हुआ प्लांट के ऊपर, तो ये प्लांट के किसी एक लीफ में अटैक हुआ है जिसको बोला जा रहा है पैथोजन एक्सपोजर, ठीक है। तो यहाँ पे अटैक हुआ। अब ये प्लांट क्या करेगा, जैसे ही अटैक हुआ पैथोजन का स्पोर यहाँ पे आया, अब ये जो लीफ है, लीफ के जो इस पैथोजन का जो स्पोर है उसके अगल बगल का जो भी एरिया है, इसके अगल बगल का जो भी एरिया है उसमें क्या स्टार्ट हो जाएगा, ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ के तहत नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा। ये सेल डेथ होना स्टार्ट हो जाएगा अगल बगल का रीजन, जिसको नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। या हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स भी इसको बोलते हैं। हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स में क्या होता है, जैसे कि पैथोजन का एक्सपोजर हुआ, मतलब पैथोजन का जो भी स्पोर है यहाँ पे अटैक हुआ उसका लीफ पे। अब जहाँ पे अटैक हुआ उसके अगल बगल का जो भी एरिया है, जो भी सेल है, वो डेथ करना स्टार्ट हो जाएगा। सेल खुद से डेथ करना स्टार्ट कर देगा। ऐसा इसलिए किया जाता है प्लांट के द्वारा ताकि ये जो स्पोर है वो बाकी की तरफ ना फैले। जो अनइन्फेक्टेड पार्ट है वहाँ पे ये न फैले, इसके लिए अगल बगल का जो भी सेल होता है स्पोर का वो डेथ करना स्टार्ट कर जाता है, जिसको कि नेक्रोसिस बोलते हैं या हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स बोलते हैं। हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स भी एक तरह का डिफेंस मैकेनिज़्म ही होता है जिसमें कि सेल डेथ करना स्टार्ट कर देता है स्पोर के अगल बगल, ठीक है। अब क्या हो गया, अब जैसे सेल डेथ होता है या हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स के कारण से अब अगल बगल के जो भी सेल्स हैं वहाँ पे एक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है जिसको कि सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, सैलिसिलिक एसिड। ये जो सैलिसिलिक हार्मोन है, सैलिसिलिक एसिड है, इसका ये एक्यूमुलेशन ये बनना स्टार्ट हो जाएगा अगल बगल के जो अनइन्फेक्टेड पार्ट्स है ये लीफ के।
अब ये जो सैलिसिलिक एसिड होता है ये एक मोबाइल कंपाउंड है। मोबाइल कंपाउंड कहने का मतलब है कि ये मूव करेगा, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव करेगा। अब क्या करेगा, यहाँ पे जब सैलिसिलिक एसिड का एक्यूमुलेशन हुआ, जब बनना स्टार्ट हुआ, तो ये अब प्लांट के दूसरे अनइन्फेक्टेड पार्ट में जाके मूव करना स्टार्ट कर देगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पैथोजन का अटैक हुआ था। पैथोजन के अटैक होने के वजह से जो भी स्पोर था उसके अगल बगल के सेल डेथ कर गए। डेथ करने के समय में ही क्या हुआ कि जो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, और सैलिसिलिक एसिड एक तरह का मोबाइल कंपाउंड है, और ये मोबाइल कंपाउंड होने के वजह से प्लांट के अलग अलग पार्ट में ये मूवमेंट इसका स्टार्ट हो जाएगा, और जो जहाँ पे पैथोजन का अटैक नहीं हुआ वहाँ पे भी ये जाएगा फ्लोएम के माध्यम से। ठीक है, वैस्कुलर सिस्टम में जो फ्लोएम होता है उसके माध्यम से ये प्लांट के जो भी अलग अलग लीफ हैं, ब्रांचेज हैं, रूट है, सब जगह पे ये फैलेगा, ट्रांसलोकेट होगा। अब ये क्या होगा, ट्रांसलोकेट होने के बाद में जो प्लांट के अंदर का जो रेसिस्टेंस वाला जो जीन होता है उसको एक्टिवेट कर देगा। ये सैलिसिलिक एसिड उसको जाके एक्टिवेट कर देगा। उस जीन को बोलते हैं पैथोजेनेसिस रिलेटेड जीन्स। ठीक है, पीआर जीन्स, पैथोजेनेसिस रिलेटेड जीन्स। और ये जो पैथोजेनेसिस रिलेटेड जीन्स होता है ये पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन्स बनाता है, और यही पीआर प्रोटीन, जिसको कि पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन बोलते हैं, ये सारे प्लांट को डिफेंस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये पैथोजेनेसिस रिलेटेड जो प्रोटीन होता है ये सभी तरह का जो भी पैथोजन होता है, बैक्टीरिया होता है या वायरस होता है या फंगस होता है, उससे प्लांट को बचा के रखता है, बचा के रखने में हेल्प करता है। कौन, ये पीआर प्रोटीन। तो पीआर प्रोटीन कैसे बना, तो पीआर प्रोटीन बना सैलिसिलिक एसिड के बनने के कारण ज़्यादा अमाउंट में सैलिसिलिक एसिड जब बना तो वो एक्टिवेट कर देता है पीआर जीन्स को, और वो पीआर जीन्स ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करके पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन बनाता है। और ये प्रोटीन ही पूरे प्लांट को एक डिफेंस प्रोवाइड कराता है, एक इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, जिससे कि आगे चल के कोई भी पैथोजन अगर इस प्लांट के किसी भी पार्ट में आएगा तो ये प्लांट अपने आप को एक रेसिस्टेंस शो करेगा, इस पर किसी भी तरह का आपको डिजीज़ का सिम्टम नहीं दिखेगा। तो ये होता है सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेसिस्टेंस। सिस्टेमिक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये फ्लोएम के माध्यम से, ये जो सैलिसिलिक एसिड है ये फ्लोएम के माध्यम से प्लांट के सब पार्ट में जाके मूव कर जाता है। तो यही मैकेनिज़्म लिखा हुआ है कि सबसे पहला जो है लोकल इन्फेक्शन, कि सबसे पहले इन्फेक्शन होता है। अब कोई भी डिजीज़ होने के लिए सबसे पहले क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। बिना इन्फेक्शन के डिजीज़ कैसे कॉज होगा। तो लोकल इन्फेक्शन का मतलब है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो लीफ है ये पे पैथोजन का जो भी स्पोर है वो जाके पैथोजन के स्पोर का अटैक हुआ, और अटैक होने के बाद में इन्फेक्शन हुआ, तो इसी को बोलते हैं लोकल इन्फेक्शन। इन्फेक्शन हो गया। अब इन्फेक्शन होने के बाद में क्या है, इन्फेक्शन होने के बाद में दूसरा होता है सिग्नल जनरेशन। अभी आपको बताएं कि जो सैलिसिलिक एसिड होता है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होने के बाद में प्रोग्राम्ड सेल डेथ के तहत अगल बगल का जो भी सेल था उसका वो डेथ हो गया। डेथ होने की वजह से क्या होता है कि स्पोर जो है, स्पोर को न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता है। पैथोजन का जो भी पार्ट्स होता है, पार्टिकल्स होता है, उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता, जिसके कारण से ये प्लांट के दूसरे पार्ट में नहीं फैल पाता है। ठीक है, और यहीं पे हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स के बाद में सैलिसिलिक एसिड का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। वही बोला जा रहा है सिग्नल जनरेशन। मतलब कि सिग्नल जनरेशन मतलब कि वो जो सैलिसिलिक एसिड है वो एक तरह का सिग्नल कंपाउंड है, सिग्नल मॉलिक्यूल है, मोबाइल कंपाउंड है, उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। और फिर जो तीसरा मैकेनिज्म वो क्या है, सिस्टेमिक ट्रांसपोर्ट। अब ये जो सैलिसिलिक एसिड और इसका और भी डेरिवेटिव्स होता है, मिथाइल सैलिसिलेट होता है, ये फ्लोएम के माध्यम से, जो वैस्कुलर सिस्टम होता है प्लांट का, फ्लोएम के माध्यम से प्लांट के और भी तरह के अलग अलग पार्ट में, ये देख रहे हैं कि ऊपर वाला जो लीफ है, अपर लीफ है, वहाँ पे चला जाएगा, फिर रूट में भी जाएगा ये। तो ये सिस्टेमिक ट्रांसपोर्ट के तहत ये प्लांट के सभी पार्ट में फैल जाता है। सभी पार्ट में इसलिए फैलता है क्योंकि प्लांट को एक प्रॉपर, पूरे प्लांट को एक कवर प्रोवाइड किया जा सके, रेसिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सके, ताकि आगे चल के फ्यूचर में कोई भी पैथोजन का पार्टिकल्स, स्पोर्स आता है तो प्लांट अपने आप को बचा सके, इसलिए ये प्लांट के पूरे भाग में फैल जाता है। ठीक है, उसके बाद में सिस्टेमिक ट्रांसपोर्ट होने के बाद में क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ पीआर प्रोटीन्स। अब ये आपको बता रहे थे हम कि जब सैलिसिलिक एसिड और इसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं मिथाइल सैलिसिलेट, ये ज़्यादा अमाउंट में बनने के कारण से अब ये एक्टिवेट कर देंगे जो डिफेंस वाले जो भी जीन्स होते हैं, जो भी डिफेंस जीन होंगे
होंगे उनको एक्टिवेट कर दिया जाता है, ठीक है, उनको एक्टिवेट कर दिया जाता है। अब ये डिफेंस जीन एक्टिवेट होकर पीआर प्रोटीन्स बनाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करके आपको पता होगा कि जो सेंट्रल डोग्मा और बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि जब कोई भी जीन होता है वो जीन प्रोटीन बनाता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करके। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है और फिर मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन में। तो उसके तहत क्या होता है, पीआर प्रोटीन्स बनता है, और यही पीआर प्रोटीन्स इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, रेसिस्टेंस प्रोवाइड कराता है प्लांट को अगेंस्ट द पैथोजन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजन। पैथोजन का मतलब है कि कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी फंगस या कोई भी वायरस जब प्लांट को नुकसान पहुंचाता है तो उस ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको एक फ्लो डायग्राम में अगर समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि जैसे सबसे पहले पैथोजन का अटैक हुआ प्लांट में, फिर पैथोजन का अटैक होने के बाद में क्या होता है कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ होने के बाद में, प्रोग्राम्ड सेल डेथ क्यों होता है ये भी आप लोगों को बता दिए कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ होने के वजह से जो भी पैथोजन का स्पोर होता है उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता है, और न्यूट्रिएंट नहीं मिलने की वजह से वो स्प्रेडिंग वो नहीं कर पाता है दूसरे पार्ट में, प्लांट का जो दूसरा पार्ट है उसमें उसका मूवमेंट नहीं हो पाता है। और फिर वहीं पे साइड में जो सेल्स होता है वो सैलिसिलिक एसिड का प्रोडक्शन करना बनाना स्टार्ट कर देता है। ये सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है प्लांट के अंदर का कि पैथोजन का अटैक हुआ, फिर नेक्रोसिस हुआ या प्रोग्राम्ड सेल डेथ हुआ, फिर सैलिसिलिक एसिड का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। फिर ये सैलिसिलिक एसिड प्लांट के सभी भाग में ये फ्लोएम के माध्यम से मूव करेगा, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है सिग्नल वाया फ्लोएम। फ्लोएम के माध्यम से ये सैलिसिलिक एसिड प्लांट के सभी पार्ट में मूव कर जाएगा और फिर ये पीआर प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर देगा। जो भी पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन होता है उसको एक्टिवेट कर देगा, क्योंकि एक्चुअल काम तो यही करेगा ना, पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन यही तो एक्चुअल काम करेगा। किसके अगेंस्ट में, वायरस के अगेंस्ट में, फंगस के अगेंस्ट में और बैक्टीरिया के अगेंस्ट में। और फिर जो है कि पूरे होल प्लांट प्रोटेक्टेड, पूरे प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। इसी को बोलते हैं सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेसिस्टेंस। तो ये सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेसिस्टेंस एक तरह का प्लांट के अंदर का नेचुरल डिफेंस सिस्टम होता है, जिससे कि प्लांट अपने आप को खुद को बचा के रखता है अलग अलग तरह के पैथोजन से, जिसमें से एक पैथोजन बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है और फंगस भी हो सकता है। आप लोगों को पता है कि कोई भी जो क्रॉप होता है, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया, उसमें तमाम तरह के डिजीज़ लगते हैं। तो डिजीज़ लगते हैं तो प्लांट अपने आप को बचाने के लिए भी एक तरह का सिस्टम है। सभी तरह के ऑर्गेनिज्म में अपने आप को बचाने का सिस्टम होता है। जैसे बैक्टीरिया के अंदर भी एक तरह का इम्यून सिस्टम होता है, जिसको कि क्रिस्पर कैस सिस्टम बोलते हैं, जिसको कि हम जीनोम एडिटिंग टूल्स के रूप में यूज कर रहे हैं आजकल, जिससे कि तरह तरह का इंपॉर्टेंट डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटी बनाया जा रहा है, ड्रॉट टॉलरेंट वेराइटी बनाया जा रहा है क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो ये क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी क्या है? तो ये क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी एक तरह का बैक्टीरिया के अंदर का डिफेंस सिस्टम है। उसी डिफेंस सिस्टम को यूज करके हम तरह तरह के वेराइटी बनाते हैं जीनोम एडिटिंग टूल्स के मदद से। तो सेम क्रिस्पर कैस9 सिस्टम के तरह ही ये सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेसिस्टेंस है, जो कि प्लांट के अंदर का एक इम्यून सिस्टम होता है, जो कि नेचुरल तरह से काम करता है। तो ये हुआ, आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेसिस्टेंस या SAR क्या होता है। तो सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेसिस्टेंस प्लांट के अंदर का एक नेचुरल रेसिस्टेंस मैकेनिज्म होता है, जो किसी भी पैथोजन के अटैक होने के बाद में ही स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही पैथोजन का अटैक होता है उसके बाद में एक सिग्नल कंपाउंड बनना प्लांट के अंदर स्टार्ट हो जाता है, जिसमें से एक मॉलिक्यूल सैलिसिलिक एसिड होता है और उसका कुछ डेरिवेटिव्स भी होते हैं, जैसे कि मिथाइल सैलिसिलेट होता है। ये मिथाइल सैलिसिलेट एक वोलेटाइल कंपाउंड होता है। वोलेटाइल कंपाउंड का मतलब है कि ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट में गैसियस फॉर्म में होता है, तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में भी मूव कर सकता है। ये सेम खुद के प्लांट में तो ये पूरे पार्ट को बचा के रख रहा है, प्लस में ये बगल में अगर कोई दूसरा प्लांट है तो ये यहाँ पे भी ये, क्योंकि एक वोलेटाइल कंपाउंड होता है। सैलिसिलिक एसिड का जो डेरिवेटिव है मिथाइल सैलिसिलेट, ये एक वोलेटाइल कंपाउंड होता है, ठीक ना। तो ये दूसरे प्लांट में भी फैल जाता है, दूसरे प्लांट में फैल करके उसको भी एक डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, डिफेंस प्रोवाइड कराता है, रेसिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, जिससे कि आगे चल के कोई भी दूसरा तरह का कोई भी अगर पैथोजन आएगा तो इस पर किसी भी तरह का अटैक, किसी भी तरह का इसको खतरा नहीं होगा। तो ये सिस्टम होता है और लंबे समय तक ये डिफेंस को जो है एक्टिवेट करके रखता है प्लांट के अंदर, बहुत लंबे समय तक, ठीक है। तो ये होता है सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेसिस्टेंस।
फिर आपको हम अगले क्लास में और भी अलग अलग तरह के टॉपिक के बारे में, इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, जो प्लांट साइंस से रिलेटेड हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। और अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा टर्म था, कौन सा चीज़ था जो आप लोगों को समझ में नहीं आया। तो आप कमेंट करके उस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, या कोई दूसरा अगर नया टॉपिक अगर कुछ भी हो जो आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में बताइए, उस पर हम आपको वीडियो बना के उसमें अपलोड करते हैं। ठीक है।